नमस्कार दोस्तों, थिंक गाइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटना चक्र पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम प्राचीन भारत पर चर्चा करेंगे, एंशियंट इंडिया पर। और आज का हमारा टॉपिक होगा मगध राज्य का उत्कर्ष। तो बिहार राज्य के बारे में विशेषकर हम बात करेंगे। आधुनिक बिहार के पटना तथा गया जनपदों की भूमि पर स्थित मगध प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था। मगध का प्रथम राजवंश हर्यंक वंश था। इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिसने गिरिब्रज, जिसको हम राजगृह कहते हैं, गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत की चिकित्सा के लिए उनके राज्य में भेजा था। बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का दूसरा नाम है कुणिक, वो शासक बना। तो बिंबिसार के बाद कौन शासक बना? अजातशत्रु बना। अजातशत्रु का दूसरा नाम कुणिक था। हर्यंक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने अपदस्थ कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन अथवा महानंदिन था। तो लास्ट शासक कौन था शिशुनाग वंश का? राजा नंदीवर्धन, जिसका दूसरा नाम क्या था? महानंदिन। नंदवंश का संस्थापक महापदम नंद था। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। धनानंद सिकंदर का समकालीन था, जिसको हम अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं, सिकंदर। तो उसका समकालीन था, उसी के आसपास ही था ये। धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं। चाणक्य, जिसको हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, ने धनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त की सहायता की तथा चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। तो चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री आचार्य कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य बने। चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र इकोनॉमी की पुस्तक नहीं है, पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक है। तो जिसका विषय राजनीति है, सब्जेक्ट क्या है? राजनीति। चंद्रगुप्त के बारे में जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर, जो बेबीलोन का शासक था, उसको पराजित किया, जिसने बाद में अपनी पुत्री कार्नेलिया, जिसका दूसरा नाम हेलेना भी था, उसका विवाह चंद्रगुप्त के साथ करके उसे एरिया, जिसको काबुल कहते थे, आराकोसिया, जिसको कंधार कहते थे, पैरी पेमिसदाई, पैरी पेमिसदाई, जिसको हेरात कहते थे, और जेड्रोसिया, जिसको मकरान कहते थे, ये ये जो कुल 4 प्रांत थे, इनको दहेज में दे दिया। तो काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये दहेज में मिल गए चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर से। तो सेल्यूकस निकेटर को कहाँ से मिले? सेल्यूकस निकेटर था कौन? ये अलेक्जेंडर सिकंदर, सिकंदर का क्या था? सेनापति था। और सिकंदर ने ये सारे प्रांत जीत रखे थे, और जब सिकंदर मरा तो ये सेल्यूकस के नियंत्रण में आ गए। सेल्यूकस जब पराजित हुआ तो उसने अपनी बेटी की जब शादी कराई चंद्रगुप्त मौर्य से, तो उसने दहेज में दे दिए। चंद्रगुप्त एवं सेल्यूकस के मध्य युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका थी, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है इंडिका। चंद्रगुप्त जैन धर्मावलंबी था और जैन गुरु भद्रबाहु का शिष्य था। तो जैन संप्रदाय को मानने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य, और भद्रबाहु जो थे, उनका शिष्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 297 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उपवास पद्धति संलेखना द्वारा हुई थी। तो संलेखना, संलोचना, ये उपवास पद्धति होती है, उसमें ही लोग जीवन त्याग देते हैं। इस उपवास पद्धति के फलस्वरूप ये मोक्ष का मार्ग कहा जाता है। तो इस उपवास पद्धति को अपनाते हुए श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। नोट देख लेते हैं क्या बता रहे हैं यहाँ पे। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की सेना कहा है। तो एक लेखक है जस्टिन, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की सेना कहा है। बिंदुसार की बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 297 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसका बेटा बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, उनकी माता का नाम दुर्धरा था। बिंदुसार को अमित्र घात, शत्रु विनाशक एवं सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है। तो बिंदुसार के क्या नाम है? बिंदुसार के अमित्र घात, जिसको शत्रु विनाशक कहा जाता है, और दूसरा नाम है सिंहसेन। अब बात करते हैं अशोक की, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ, 269 ईसा पूर्व में। राजा बनने से पहले अशोक अवंती उज्जैनी का उपराजा या वायसराय था। अशोक की माता सुभद्रांगी थी। कौन थी? सुभद्रांगी। तो हम अशोक की माता का नाम फिर से देख लेते हैं। अशोक की माता शुभद्रांगी थीं। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। तो पुराण वेदों के बाद आते हैं। तो वेदों को जहाँ पे बताया गया है, वेदों की व्याख्या की गई है, वो पुराण है। मास्की, गुर्जरा, नैत्तूर और उदयगोलम अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। तो ये अभिलेख हैं, मास्की का अभिलेख, गुर्जरा का अभिलेख, नैत्तुर का अभिलेख और उदयगोलम का अभिलेख। यहाँ पे अशोक का नाम अशोक मिलता है। अभिलेखों में अशोक को देवानाम पिय तथा देवानाम पियदसी उपाधियों से संबोधित किया गया है। जहाँ पर अशोक का नाम अशोक नहीं मिलता है तो वहाँ पर ज़्यादातर देवानाम पिय या देवानाम पियदसी इस नाम से उसको संबोधित किया जाता है। राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी या बौद्ध धर्म में दीक्षित कराया। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनवाई थी, जिनका नाम लोमस ऋषि, कर्ण चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। तो बराबर की पहाड़ियों पे 4 गुफाएं बनवाई थी अशोक ने आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को रहने के लिए बनवाई थी। ये थी लोमस ऋषि, कर्ण चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। बेसिकली दीक्षा ली थी अशोक ने बौद्ध धर्म की, लेकिन बौद्ध धर्म को अपनाया नहीं था, हिंदू धर्म का ही प्रचार प्रसार किया था। लेकिन जब अशोक मृत्यु की स्थिति तक पहुंच रहा था तब उसने अपने बच्चों को श्रीलंका भेजा था बोधि वृक्ष की एक शाखा के साथ। अब बात करते हैं अशोक द्वारा धम्म के प्रचारक के लिए भेजे गए प्रचारक। धम्म के प्रचार यानी धर्म के प्रचार के लिए भेजे गए प्रचारक। तो धर्म प्रचारक का नाम और उसका क्षेत्र देख लेते हैं। सोन एवं उत्तरा, ये क्षेत्र था सुवर्ण भूमि वर्मा। दूसरा धर्म प्रचारक महेंद्र एवं संघमित्रा, ये पुत्र और पुत्री थे अशोक के, इनको श्रीलंका भेजा था। तीसरा था मज्झांतिक, इनको कश्मीर और गांधार भेजा था। चौथे थे महारक्षित, इनको यवन राज्य में भेजा था। तो सोन और उत्तरा को स्वर्ण भूमि बर्मा यानी आज का म्यांमार भेजा गया। महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका भेजे गए। मज्झांतिक कश्मीर और गांधार भेजे गए, गांधार आज का अफगानिस्तान। और महारक्षित यवन राज्य में भेजे गए। तो यवन बेसिकली यूरोप में भेजे गए। ये अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभक्त किया जाता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में टेफेंथलर ने की थी। किसने की थी? टेफेंथलर ने। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। रुम्मनदेई स्तंभलेख सबसे छोटा है। धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा लुम्बिनी में भू राजस्व की दर घटाने का उल्लेख रुम्मनदेई स्तंभलेख में किया गया है। शरेकुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरामेक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण भाब्रू वैराट से प्राप्त लघु शिलालेख है। राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी तो इसलिए इन्होंने खुद को बुद्ध शाक्य कहा था, लेकिन इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया नहीं था। इन्होंने प्रचार प्रसार ज़्यादातर आजीवक धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, सभी धर्मों का किया था जो उस समय विद्यमान थे। बेसिकली धम्म शिक्षा को इन्होंने प्रचार प्रसारित किया और उसी की तर्ज पर ये अपना साम्राज्य फैलाना चाहते थे। अगला है सौहगौर ताम्र अभिलेख तथा महास्थान अभिलेख में अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण का उल्लेख मिलता है। ऊपर से फिर से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट तथ्यों को।
शरेकुआ शरेकुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरामेक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा लुम्बिनी में भू राजस्व की दर घटाने का उल्लेख रुम्मनदेई स्तंभलेख में मिलता है। और शरेकुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरामेक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण भाब्रू वैराट से प्राप्त लघु शिलालेख है। राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। शाहगौरा ताम्र अभिलेख तथा महास्थान अभिलेख में अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण का उल्लेख है। अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं यहाँ पर, अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं वर्णित विषय। तो पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा करता था। पहला पृथक शिलालेख सभी मनुष्य मेरी संतान है, ये उसमें लिखा है। दूसरा शिलालेख मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था तथा सीमांत राज्यों जैसे चोल, पांड्य, सत्तीय पुत्र, केरल पुत्र एवं सीलोन का उल्लेख है। सीलोन आज का श्रीलंका। तीसरा शिलालेख राजकीय अधिकारियों युक्त रज्जुक्त एवं प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरे पर जाने का आदेश है। चौथा शिलालेख भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा। पांचवा शिलालेख धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी। छठा शिलालेख प्रजा के कार्य के लिए मुझे हर जगह सूचना दे सकते हैं। सातवां शिलालेख आत्मनियंत्रण तथा मस्तिष्क की शुद्धता का उपदेश। तो आत्मनियंत्रण और मस्तिष्क की शुद्धता का उपदेश बेसिकली आध्यात्म के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया जा रहा है, ध्यान के बारे में बताया जा रहा है। आठवां शिलालेख अशोक के तीर्थ स्थानों और तीर्थ यात्राओं का उल्लेख। तो अशोक ने जहाँ जहाँ पे जिन जिन तीर्थ स्थानों में तीर्थ यात्राएं की हैं, तो तीर्थ यात्राओं का जो उल्लेख 8वें शिलालेख में किया गया है। 9वां शिलालेख सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख। 10वां शिलालेख धम्म के पालन का उपदेश। 11वां शिलालेख धम्म की व्याख्या। 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध पड़ोसी राजाओं का वर्णन एवं आटविक राज्यों का उल्लेख। अब हम प्रांत और उनकी राजधानी देख लेते हैं। प्राच्य या प्रासी पूर्वी प्रांत था, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। दूसरा था कलिंग, कलिंग की राजधानी थी तोसली। अवंती, उसकी राजधानी थी उज्जैनी। उदीच्य, जिसको उत्तरापथ भी कहते थे, इसकी राजधानी तक्षशिला थी, आज का पाकिस्तान में पड़ती तक्षशिला। और अंतिम है दक्षिणापथ, इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी हमने ऊपर देखा था, बर्मा में पड़ती है, म्यांमार में। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण अधिकारी था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। भ्रमणशील गुप्तचरों को संचरा तथा एक जगह रहने वाले गुप्तचरों को संस्था कहा जाता था। तो जो भ्रमणशील गुप्तचर होते थे उनको संचरा कहते थे, और जो एक जगह रहने वाले गुप्तचर थे, एक ही जगह बस गए, वहीं पे कार्य कर रहे हैं, उनको संस्था कहा जाता था। न्यायालय 2 प्रकार के थे। एक धर्म स्थीय, जिनको दीवानी कहा जाता था। दूसरे कंटक शोधन, जिनको फौजदारी कहा जाता था। धर्म स्थीय दीवानी, कंटक शोधन फौजदारी। सरकारी भूमि सीता कहलाती थी। तो सीता जी के बारे में भी जानते, भूमि के अंदर से निकली थी तो भूमि पुत्री कहलाती थी। तो सरकारी भूमि सीता कहलाती थी। बिना वर्षा की उपजाऊ भूमि अदेव मात्रक कहलाती थी। जो बिना वर्षा के उपजाऊ होती थी भूमि, उसको अदेव मात्रक कहा जाता था। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीता अध्यक्ष कहलाता था, सीता अध्यक्ष। राजुक युक्त प्रादेशिक धम्म महामात्र स्त्रयाध्यक्ष और ब्रजभूमिक मौर्य काल के प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारी थे। फिर से देख लेते। राजुक, युक्ति, प्रादेशिक, धम्म महामात्र, स्त्रयाध्यक्ष और ब्रजभूमिक मौर्य काल के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी थे। शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में बटा हुआ था।
जिसे तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ और 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है: सैनिक, निरीक्षक, दार्शनिक, अहीर, किसान, कारीगर और सभासद। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र में वर्णित प्रमुख तीर्थ और अध्यक्ष। तो तीर्थ और प्रमुख देख लेते हैं। पुरोहित सबसे पहले नंबर पे, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होते थे पुरोहित। युवराज राजपुत्र होता था युवराज। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता होता था। सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करता था। आकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश यानी कमिश्नर होता था। पंड्याध्यक्ष, जिसको हम पंड्य अध्यक्ष भी कह सकते हैं, पंड्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। सीताध्यक्ष ऊपर देख चुके हैं, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। व्यवहारिक धर्मस्थीय न्यायालय का न्यायाधीश होता था। धर्मस्थीय हम देख चुके हैं, ये दीवानी न्यायालय कहलाता था। कर्मांतिक उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। दंडपाल पुलिस अधिकारी होता था। विविताध्यक्ष चारागाह प्रमुख होता था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। सूनाध्यक्ष बूचड़ खाना का प्रमुख होता था, जहाँ पर जानवर को काटा जाता था वो बूचड़ खाना कहलाता था। तो सूनाध्यक्ष बूचड़ खाना का प्रमुख होता था। गणिकाध्यक्ष वैश्याओं का प्रमुख होता था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। तो बृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। बात करते हैं शुंग वंश की। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए तथा पतंजलि इसके पुरोहित थे। तो पतंजलि जिन्होंने योग शास्त्र दिया है पतंजलि का, तो आज आचार्य जो रामदेव जी हैं वो योग शास्त्र में योगा सिखाते हैं। तो पतंजलि में ही हमें उनकी पुस्तक में ही योग के बारे में जानकारी मिलती है। और ये पतंजलि पुरोहित थे शुंग वंश के, पुष्यमित्र शुंग के। तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए और पतंजलि इनके पुरोहित थे। भरहुत स्तूप का पुनरुद्धार पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का शासक बना। बात करते कर्ण वंश की। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या करके 75 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की। बात करते सातवाहन वंश की। सिमुक ने कर्ण वंश की अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र थी। इस वंश के महत्वपूर्ण शासकों में सिमुक, शतकर्णी प्रथम, गौतम पुत्र शतकर्णी बहुत महत्वपूर्ण है ये, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी एवं यज्ञश्री शतकर्णी थे। पश्चिम का स्वामी गौतमी पुत्र शतकर्णी को कहा जाता है, उसने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबा, सीसा और पोटीन की मुद्राओं का प्रचलन किया। पोटास से बना होगा पोटीन। सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम सीसे के सिक्के चलवाए। लेड होता है सीसा। ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा सातवाहन वंश ने ही प्रारंभ की। सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था। गाथा सप्तशती के रचयिता हाल तथा बृहत कथा के रचयिता गुणाढ़ सातवाहन काल के साहित्यकार थे। अब इसके बाद हम भारत में विदेशी आक्रमण देखेंगे। चलिए चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।